कैसे हैं आप सभी लोग। लॉकडाउन का समय चल रहा है, कैसे मन लग रहा है आप लोगों का। तो स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं आप। कल आपने कूलाम का नियम सीखा और कूलाम के नियम से स्थिर विद्युत बल निकाला। उसकी तुलना सभी मूलभूत कणों से किया। दो कण थे तो दो कण के बीच एक ही बल लग रहा था। अब अगर दो से ज्यादा कण हैं, किसी भी निकाय में 3 है, 4 है, 5 है, तो किसी कण पर आरोपित बल का मान क्या होगा। इसी को कहते हैं बलों का अध्यारोपण। जरूरी नहीं कि विद्युत बल हो, गुरुत्वाकर्षण में भी बलों का अध्यारोपण पढ़ा, न्यूटन के गति के नियम में भी अध्यारोपण का सिद्धांत सभी भौतिक राशियों के लिए है। पर इस समय ध्यान आपका किस पर होना चाहिए, स्थिर विद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत आपके सामने है कि यदि किसी निकाय में n आवेशित कण हैं, कितने आवेशित कण हैं, n आवेशित कण हैं, तथा वो हवा में विभिन्न दूरियों पर रखे गए हैं, तो प्रत्येक कण पर आरोपित बल n-1 होंगे। कूलाम के नियम में दो कण थे ना, तो दोनों कणों के बीच लगने वाला बल एक ही था। दो अलग अलग कणों पर बल लग रहे थे, वो अन्योन्य बल है, बल एक ही था। अगर एक दो से ज्यादा कण है, 3 है मान लो, तो किसी कण पर कितने बल लगेंगे, 2 बल लगेंगे, n-1। अगर 5 है तो प्रत्येक कण पे बल कितने लगेंगे, n-1, यानी 5 - 1 = 4। वही लिखा गया है। तो प्रत्येक कण पर आरोपित बल के मान n-1 होंगे। अतः किसी भी कण पर आरोपित परिणामी बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा, क्योंकि बल सदिश राशि है। अब इसी को आपने लिखा कि किसी भी कण पर परिणामी बल F नेट बराबर सदिश F1 प्लस सदिश F2 प्लस सदिश F3 डैश डैश Fn-1, यदि कणों की संख्या n है तो। आप इसी को चित्रानुसार प्रदर्शित कर रहे हो। मान लिया किसी निकाय में n कण हवा में चित्रानुसार स्थित है। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q1 है। Q1 Q2 के बीच दूरी R1 है, Q1 Q3 के बीच दूरी R2 है, Q1 Q4 के बीच दूरी R3 है, और Q1 Q1 के बीच की दूरी Qn-1 Rn-1 ये मान लिया जाए। ठीक है, तो 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल F1, तो इसे आप कह सकते हो F12, यानी 1 पर लगने वाला बल कण 2 के कारण, और इसे लिख सकते हो आप F13, यानी कण 1 पर 3 के कारण लगने वाला बल। उसी तरह से कण 4 की वजह से कण 1 पर लगने वाला बल F1 ड्यू टू 4, और ये लिखोगे आप n-1, तो यहां पर जितने भी कण होते हैं Fn-1, तो ये बलों की संख्या होगी जिसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो कुल बल कितने हो जाएंगे, F नेट बराबर इनका सदिश योग F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश डैश Fn-1। अब इन्हीं के उदाहरण हमें देखने हैं। अगर 2 ही कण हैं तो कूलाम के नियम से कैसे बल लगाएंगे, और 2 से ज्यादा हैं तो कैसे सदिश योग का नियम लगाएंगे परिणामी बल निकालने के लिए।
अब सरलतम रूप में प्रश्न दिया जाए, दो आवेशित कण हैं, इधर 100 कूलम है और ये दूसरा आवेशित कण है, ये A है और ये B है। इस पर भी आवेश कितना है? 100 कूलम, और इनके बीच दूरी कितनी है? 100 मीटर। ये दोनों आवेशित कणों के बीच की दूरी है और इन दोनों के बीच माध्यम हवा है। तो हवा में दो आवेशित कण रखे गए हैं, तो हवा में 100 कूलम के दो आवेशित कण 100 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो प्रत्येक कण पर आरोपित विद्युत बल का मान क्या होगा? तो ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, यानी दोनों आवेशित कण धनात्मक हैं, समान प्रकृति के हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा? ये प्रतिकर्षण का होगा, क्योंकि समान आवेश हैं। तो A B पर बल आरोपित करेगा, तो ये होगा B पर लगने वाला बल A के कारण, और ये इसकी दिशा होगी, और A पर लगने वाला बल B कण की वजह से ये इसकी दिशा होगी, दोनों विपरीत दिशाओं में होंगे। तो आप जानते हो कि परिमाण FAB ये बराबर होगा, दिशा में विपरीत होगा, माइनस साइन के साथ FBA, क्योंकि ये अन्योन्य बल है। अब परिमाण कितना होगा? अगर इसको F कहा जाए और केवल परिमाण निकालना है, तो K Q1 Q2 divided by R square, which is 1 divided by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by R square। अब इस पूरे का मान ये आपको ध्यान में रखना है, तो कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये कांस्टेंट है, जैसे गुरुत्वाकर्षण में g की वैल्यू नियतांक है, वैसे ये भी नियत है। तो आपने लिखा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 MKS में 100 कूलम, Q2 कितना 100 कूलम, डिवाइडेड बाय 100 मीटर डिस्टेंस है, तो इसका होल स्क्वायर। अब ये भी 100 का स्क्वायर, ये भी 100 स्क्वायर कटेगा, इसलिए आरोपित बल का मान कितना हो गया? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ये किसी भी दो आवेशित कणों के बीच आरोपित बल का मान है, और ये बल का मान होगा कैसा? प्रतिकर्षण के बल के मान के बराबर होगा। कुछ बात समझ में आई? ये कूलॉम के नियम से दो कणों के बीच आरोपित बल का मान निकाला आपने।
अब ये कण कोई भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है, या कोई भी वस्तु पर आवेश दिया जाए तो आवेशित कण होगा। अब इन कणों की संख्या 2 से अधिक हो तो, जैसे 3 कणों के निकाय के बारे में कहा जाए। अब ये समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज। और इसके 3 शीर्ष हैं, ए बी सी। इधर आवेश क्यों रखा गया इस शीर्ष पर? इस शीर्ष पर भी आवेश क्यों रखा गया है? इस शीर्ष पर भी आवेश क्यों रखा गया है? और प्रत्येक शीर्ष के बीच की दूरी r। तो आपको यह बताना है प्रदर्शित चित्र में समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर Q कूलम के आवेश रखे गए हैं। आवेश स्थित हैं। तो शीर्ष C पर स्थित आवेश पर आरोपित बल का मान क्या होगा? अब देखो, इस निकाय में कितने कण हैं? 3। तो प्रत्येक कण पर बल कितने होंगे? 3 - 1 कर दो तो कितना बचेगा? 2। यानी हर कण पर 2 बल लगेंगे। अब इस सी निकाय पर आवेश क्यों है? इसके शीर्ष पर यहां बल चाहिए, तो ये एक तो बल ये आवेश लगाएगा, और इस बल यानी दोनों धनात्मक हैं तो बल प्रतिकर्षण का होगा, और ये बल हो गया F। ठीक। अब जो बी शीर्ष पर आवेश है वो भी इस पर बल लगाएगा, तो इसके बल की दिशा होगी इधर। तो ये केंद्रीय बल है। दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के दिशा में ही आरोपित बल का मान होता है। आप ये समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण कितना है? 60 डिग्री। ये कोण कितना है? 60 डिग्री। तो ये भी कोण कितना होगा? 60 डिग्री। तो इन दोनों बलों के बीच कोण कितना होगा? 60 डिग्री। अब दो बल हैं तो बल F का मान कूलम के नियम से कितना होगा? अब इसे अगर F1 कहा जाए, इसे क्या कहा जाए? F2। तो F1 बराबर F2, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, और कूलम के नियम से इन दोनों बलों का परिमाण कितना होगा? K Q इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब मान लो इसको क्या कहते हो? F। तो K का मान 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू Q हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई दूरी R है, मान लो ये F न्यूटन। अब ये दो बल हैं और दोनों बलों के बीच कोण कितना है? 60 डिग्री है। इधर बल F है, इधर बल F है, और ये C वर्टिक्स है, इस पर आवेश Q है। इनके बीच कोण कितना है? 60 डिग्री। तो परिणामी बल
अध्यारोपण के सिद्धांत से दो ही बल हैं, तो F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा, तो विच इज F स्क्वायर प्लस 2F इंटू कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री कितना होता है? हाफ। ये हाफ से हाफ कटेगा, तो कुल मिला के क्या बचेगा? अंडर रूट 3F स्क्वायर विच इज रूट 3F। और F की वैल्यू कितनी है? KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अतः परिणामी बल का मान क्या होगा? रूट 3KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और इनकी दिशा क्या होगी? तो सदिश योग से परिणामी की दिशा निकालो। तो ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, तो दिशा भी क्या होगी? सीधे दोनों के बीच में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो ये परिणामी बल की दिशा होगी। तो परिमाण और दिशा दोनों, यानी अगर यह स्थिति है तो C वर्टिक्स पर लगने वाला बल y अक्ष की दिशा में होगा। अगर ये x है और ये y है, तो बल परिणामी बल की दिशा क्या होगी? y अक्ष के अनुदिश, धनात्मक y अक्ष के अनुदिश। ठीक है। ये तीन कण थे और तीनों कण समबाहु त्रिभुज की स्थिति में थे। ये तीनों अगर एक ही रेखा में हो, अर्थात सरल रेखा में हो, जो आपके हर एग्जाम में और सबसे ज्यादा प्रश्न देता है, तीन रेखीय कणों का निकाय, और ये संतुलन से जुड़े प्रश्न होते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने रखो, ये एक निकाय है और इधर आवेश Q1 है, इधर आवेश Q2 है, और इनके बीच की दूरी R है। अब किसी बिंदु पर एक आवेश तीसरा रख दिया Q। अगर ये दूरी x है तो ये दूरी R माइनस x होगी। तो दर्शाए गए चित्र में x के किस मान के लिए आवेश Q संतुलन की अवस्था में होगा? तो Q को संतुलित होना है। अब आप जानते हो संतुलन का मतलब क्या है। जब यानी रेखीय संतुलन की बात हो रही है, घूर्णी संतुलन की बात नहीं हो रही है। तो रेखीय संतुलन के लिए सरल रेखीय गति नहीं होनी चाहिए, यदि हो भी रही है तो नियत वेग से होना चाहिए, अर्थात उस कण पर आरोपित परिणामी बल का मान क्या होना चाहिए? शून्य। अर्थात जो प्रश्न में पूछा गया है, तो रेखीय संतुलन के लिए
घूर्णी संतुलन के लिए बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए, तो रेखीय संतुलन के लिए परिणामी बल क्या होना चाहिए? शून्य। अब ये तीन कणों का निकाय है, ध्यान दोगे तो फिजिक्स मुश्किल नहीं है, ये आपकी सोच उसे आसान या मुश्किल बनाती है। पर आप बहुत बहादुर बच्चे हो, थोड़ी सी मेहनत करो, उसके बाद सरल रास्ते अपने आप आसान होते चले जाएंगे। तो ये Q1 और Q2 है और ये बीच में रखा गया है, तो एक तो ये बल लगाएगा। अब मैं ये Q आवेश है और इधर Q1 है, तो Q1 ने बल लगाया इधर, ये हो गया F1। उसी तरह से इधर Q2 है, इसने बल लगाया इधर, ये क्या हो गया? F2, क्योंकि दोनों समान आवेश है ना, और ये भी अगर समान आवेश है तो इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। अगर ऋणात्मक आवेश होता तो हो जाता आकर्षण, लेकिन बीच में है इसलिए दोनों बल विपरीत दिशा में होंगे। अब आप चाहते हो कि इस पर परिणामी बल शून्य हो, तो F1 का परिमाण वेक्टर F1 प्लस F2 क्या होना चाहिए? 0, और विपरीत दिशा में है, यानी F1 का परिमाण बराबर होना चाहिए माइनस F2 के परिमाण के। तो F1 की वैल्यू निकालो। मान लो ये दूरी कितनी है? x, तो F1 बराबर हो गया K Q1 इंटू Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये Q1 है, ये Q है, इनके बीच दूरी कितना है? x है, तो ये बल कितना लगाएगा? K Q1 Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये बराबर होना चाहिए विपरीत दिशा में परिमाण के F2। F2 Q बल लगाएगा इधर, तो K इंटू Q2 इंटू Q डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी कितनी है? R माइनस एक्स। तो K से K कटेगा, Q से Q कटेगा, तो कुल रिजल्ट क्या बचता है? Q1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बराबर होना चाहिए Q2 डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां के प्रश्न में आप द्विघातीय समीकरण न बनाएं। तीन रेखीय आवेश का निकाय हो तो यहां यही है कि वर्गमूल ले लो। तो जब आप वर्गमूल लोगे तो होगा अंडर रूट दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर अंडर रूट Q1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स। ये शर्त है संतुलन की। अब यहां से आप x का मान निकाल सकते हैं अगर R दिया गया है तो। कुछ बात समझ में आई? अब यहां Q1 और Q2 के रूप में दिया गया था, अब यही आवेशित कणों का मान दे के दे रहा हूं, सभी कोशिश करो। तो अब तीन आवेशित कण हैं और ये सरल रेखा में स्थित है। इधर आवेश है
36 कूलम और इधर आवेश है 16 कूलम का। इनके बीच दूरी है 20 मीटर। तो दर्शाए गए चित्र में -20 कूलम के आवेश को दोनों आवेश के बीच कहां रखा जाए। कि यह संतुलन में रहे। तो यहां दिया गया आवेश -20 कूलम है। अब मान लो कि इस आवेश को कहीं भी रखते हो, यहां पर ये -20 कूलम है। तो आपने देखा कि Q1 डिवाइड अगर बीच में रखा गया है तो x² बराबर Q2 डिवाइडेड बाय R-x का होल स्क्वायर। यही संतुलन की शर्त है ना। और इन्हीं बातों को तो ध्यान में रखना। जब आपके हर एग्जाम का हिस्सा है तो आपको और भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब यहां पर जो बीच में रखा गया कण है, न ही उसके मान पर निर्भर करता है, न ही उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। चाहे वो 20 कूलम प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे 100 कूलम हो प्लस हो या माइनस हो, उससे इसके संतुलन की स्थिति में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, फर्क आएगा आगे आप देखेंगे। अगर Q1 Q2 समान प्रकृति के नहीं है तो ये दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, तो केवल और केवल संतुलन की अवस्था दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के बीच ही प्राप्त होगा। अब अगर ये -20 कूलम है, यहां पे ये प्लस है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण। तो आकर्षण की वजह से इस कण पर बल चाहिए। तो जिस कण पर बल चाहिए केवल उसको देखो, बाकी को भूल जाओ। तो इस कण पर एक तो ये बल लगाएगा और ये आकर्षण का बल होगा। तो ये क्या हो गया? F1। उसी तरह से ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो दोनों के बीच कैसा बल लगेगा? आकर्षण का। और आकर्षण तो ये कण को अपनी ओर खींचेगा, तो ये बल क्या हुआ? F2। तो हरदम अगर किनारे के दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो बीच में चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, दोनों बल विपरीत दिशा में होंगे, चाहे ये आकर्षण के हो चाहे प्रतिकर्षण के हो। अब संतुलन चाहिए तो F बराबर क्या होना चाहिए? 0। अब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, समय बचाना है, तो सीधे इसका उपयोग कर सकते हो, न के पर निर्भर। और यही शॉर्टकट है, यही समय बचाने का तरीका है जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी होती है। तो अभी पूर्णतः देखना है तो आप कह सकते हो कि और Q1 की वैल्यू कितनी है? 36 कूलम इनटू ये कितना है? -20 कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? x² बराबर होना चाहिए परिमाण के। तो F2 कितना होगा? K चार्ज कितना है? 16 कूलम और ये कितना इंटू -20 कूलम डिवाइडेड बाय दोनों के बीच दूरी कितनी है? R-x का होल स्क्वायर। मान लो कि ये दूरी x है तो ये हो जाएगा 20 - x। तो ये k से k कटेगा और ये -20 तो कट ही जाएगा ना। इसलिए आप कह सकते हो
36 डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर बराबर होगा 16 डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका सरलीकरण करो तो 30 से दोनों तरफ इस वर्गमूल ले लो, दोनों पक्ष में वर्गमूल लेने पर तो 36 का वर्गमूल 6 और x स्क्वायर का वर्गमूल x बराबर ये हो गया 16 का वर्गमूल 4 और ये हो गया r माइनस एक्स। अब इसका सरलीकरण करो तो 6r माइनस 6x बराबर 4x। अब इसको इधर ले जाओ तो हो जाएगा 6x प्लस 4x बराबर 6r, तो यहां 10x बराबर, अब r की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, तो हो गया 20 इंटू 6, r की वैल्यू 20 मीटर है, तो x इज इक्वल टू 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 टू जा 20 एंड x इज इक्वल टू 6 टू जा कितना हो गया 12 मीटर। अब ये 12 मीटर कहां से लिया है 36 कूलम से, इसलिए 36 कूलम से इस बिंदु की दूरी कितनी होनी चाहिए 12 मीटर, और 16 कूलम से यहां दूरी कितनी होनी चाहिए 20 माइनस 12 विच इज 8 मीटर। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसे नहीं भूलना है, बीच में चाहे जैसा आवेश हो और x संतुलन की दूरी है q1 से, अगर दोनों समान प्रकृति के q1 और q2 हैं तो आप सीधे इसे अप्लाई कर सकते हो। अब देखा जाए कि अगर q1 q2 समान प्रकृति के नहीं हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, तो क्या होगा। अब ये सरल रेखा है और यहां आवेश -100 कूलम है, और यहां आवेश +25 कूलम है। इनके बीच की दूरी r बराबर 30 मीटर है। तो दर्शाए गए चित्र में यदि 10 कूलम के आवेश को कहां रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में रहे, तो दर्शाए गए चित्र में दर्शाए गए चित्र में 10 कूलम के आवेश को कहां रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में रहे। अब देखो ये ऋणात्मक आवेश है और ये धनात्मक आवेश है, तो दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, अब समान प्रकृति के नहीं हैं।
अब अगर बीच में आवेश रखते हो तो ये संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। जैसे अभी आपको दिखाता हूं, मान लीजिए ये 100 कूलम का आवेश है और ये माइनस की जगह प्लस 25 कूलम का आवेश है। अब अगर मैंने 10 कूलम के आवेश को बीच में रख दिया, ठीक है, तो 100 कूलम वाला आवेश इस 10 कूलम के आवेश पे बल चाहिए ना, तो इनके बीच आकर्षण होगा, तो F1 की दिशा इधर होगी। अब 25 कूलम और ये 10 कूलम दोनों समान प्रकृति के हैं, तो ये 25 कूलम 10 कूलम के आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो F2 भी उसी दिशा में हो जाएगा। इसका मतलब 10 कूलम के कण पर 10 कूलम के कण पर जो बल होगा, बल F1 प्लस F2 होगा, जो संतुलन की अवस्था में नहीं हो सकता, अर्थात कण संतुलन की अवस्था में नहीं हो सकता। अवस्था में नहीं हो सकता। तो अब जरा बाहर रख के देखा जाए, तो ये 100 कूलम का आवेश है और ये प्लस 25 कूलम का आवेश है और ये इनको मिलाने वाली रेखा है जो डिस्टेंस 30 मीटर है। अब अगर 10 कूलम के आवेश को यहां कहीं रख दिया जाए तो ये ऋणात्मक है, इसको आकर्षित करेगा, तो ये F1 की दिशा होगी और ये दोनों धनात्मक हैं, तो इनके बीच प्रतिकर्षण का बल इधर होगा, यानी ये दोनों विपरीत दिशा में होंगे, अतः परिणामी बल 0 होगा। तो क्या बात ध्यान रखनी है, अगर दो आवेश Q1 और Q2 समान प्रकृति के हैं, चाहे दोनों धनात्मक हो चाहे दोनों ऋणात्मक हो, तो तीसरा आवेश उन दोनों के बीच में किसी दूरी पर संतुलित होगा। लेकिन एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो तीसरा आवेश दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर ही संतुलन की अवस्था में होगा। अब अगर ये दूरी x है तो ये दूरी कितनी होगी, r प्लस x। अब इसमें अगर कहता है कि किस न्यूनतम दूरी पर संतुलित होगा, यहां संतुलन होगा, इसी में एक शब्द बदल दिया जाए कि किस न्यूनतम दूरी पर संतुलन की अवस्था में होगा, तो बाहर तो दो हैं, एक इधर और दूसरा इधर, तो न्यूनतम दूरी के लिए आपको क्या करना होगा, अब आप संतुलन की शर्त पहले जाने, तो Q1 डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए Q2 डिवाइडेड बाई r प्लस x का होल स्क्वायर। अब ये संतुलन की शर्त है, r माइनस x संतुलन की शर्त नहीं है, ठीक है। जब न्यूनतम दूरी चाहिए, न्यूनतम दूरी जिस पर कण संतुलन में हो, तो जिस चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, जिस आवेश का परिमाण कम है उधर तीसरे आवेश को रखना चाहिए। तो जिस आवेश किसमें से Q1 और Q2 में
जिस आवेश का परिमाण कम हो, जैसे 100 और ये 25, तो परिमाण किसका कम है? इसका। परिमाण कम हो उसी दिशा में रखना चाहिए। ठीक है, अब न्यूनतम दूरी के लिए सॉल्व किया जाए। तो न्यूनतम दूरी कण के संतुलन की तो ये 100 कूलम का आवेश है और ये 25 कूलम का आवेश है। इसका परिमाण कम है, अतः तीसरा आवेश 10 कूलम का, मान लो ये x दूरी पर यहां रख दिया और ये r है, तो इस 100 कूलम से इस कण की दूरी कितनी होगी? r प्लस x। अब आप कह सकते हो कि ये 25 कूलम और 10 कूलम धनात्मक है, तो इसे प्रतिकर्षित करेगा, ये F1 है, और ये ऋणात्मक है तो ये इसे आकर्षित करेगा, ये F2 है। तो आप इसे Q1 कह रहे हो, इसे Q2 कह रहे हो, तो आप इसे F2 कहें और इसे क्या कहें? F1। तो संतुलन के लिए अब ये 25 कूलम और x यहां माना है, न्यूनतम आवेश की तरफ रखा है, तो आप कहें 25 कूलम आवेश का मान है, सीधे शॉर्टकट यूज कर रहे हो, डिवाइडेड बाय दूरी x है, इसका वर्ग बराबर होना चाहिए। अब ये Q2 है तो ये 100 कूलम है, डिवाइडेड बाय ये दूरी कितनी है? r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कट कर दिया, कितना हो गया? 4। अब आप कहें दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो ये हो गया 1/x बराबर 2 डिवाइडेड बाय r प्लस एक्स। इसलिए 2x बराबर r प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू r, क्योंकि 2x माइनस एक्स कितना बचेगा? r। तो वह दूरी क्या होनी चाहिए? और r की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर, यानी 30 मीटर है, इसलिए 30 मीटर की दूरी पर ये x बराबर 30 मीटर हो तो 10 कूलम का आवेश संतुलन की अवस्था में होगा। तो बच्चों कुछ समझ में आई बात? एक बार नहीं में समझ नहीं आया तो 2 बार 3 बार कोशिश करो, और कब तक नहीं समझ में आएगा? जहां आपको लगता है तो हम किस लिए हैं। ठीक है, आपको नहीं हार माननी है, आपको मेहनत करनी है और दिल से मेहनत करनी है। तो सब्सक्राइब करें, अपनी प्रॉब्लम लिखें, ठीक है। और आप बहुत भोले भाले हैं। आज के दिन 2 लाइन में आपके लिए कहना चाहता हूं, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो क्या, और वो भी भोजपुरी में,
ठीक है। सोने का चिड़ैया है बाबू, सोने का चिड़ैया है लाला, देसवा तुहार हो, देसवा तुहार हो। तुम सम मोती जैसा, तुम सम मोती जैसा, तुम सम मोती जैसा, जेकरा सिंगार हो, जेकरा सिंगार हो। काल्हि के वो डॉक्टर बनबे, काल्हि के वो डॉक्टर बनबे, के वो इंजीनियर। माई डियर डियर रहबे, तब हूँ तू डियर, तब हूँ तू डियर। धन्यवाद।